हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लाइफ इंश्योरेंस की अंडरराइटिंग के बारे में बात करेंगे। अंडरराइटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कौन करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अंडरराइटिंग को अफेक्ट करते हैं, इन सब टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अंडरराइटिंग भाई साहब है क्या चीज़, ये अंडरराइटिंग क्या चीज़ है। तो अंडरराइटिंग हम कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ये करती हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पहचाना जाता है कि जो रिस्क है, मान लीजिए कोई कस्टमर है, अब उस कस्टमर को इंश्योरेंस देने से पहले वो कितना रिस्क लेके चल रहा है। कस्टमर की एज ज़्यादा होगी तो उसको रिस्क ज़्यादा होगा, कस्टमर की एज कम होगी तो रिस्क कम होगा। कस्टमर को अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, कोई पहले से बीमारी है, तो उसकी रिस्क ज़्यादा है डेथ की। अगर एकदम फिट एंड फाइन है तो रिस्क कम है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये पूरा का पूरा एवेल्युएशन करती है, ये देखती है कि भाई कस्टमर के ऊपर रिस्क कितना है। अगर वो कस्टमर को इंश्योरेंस देगी तो उसको कितना रिस्क उठाना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो मैं बात करूं तो प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन ऑफ द रिस्क बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इसमें एक ऐड कर सकता हूं, प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन ऑफ द रिस्क ऑन कस्टमर, ऑन कस्टमर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। वो क्या कहलाता है, अंडरराइटिंग। हम एवेलुएट करते हैं कि कस्टमर के ऊपर कितना रिस्क है और कितना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। ठीक। फिर बात करते हैं किस स्टेप में। तो सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, मतलब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितना रिस्क किसी कस्टमर, किसी आदमी के, किसी इंसान के ऊपर कितना रिस्क है। ठीक। फिर हम उस रिस्क का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या हम उसको नॉर्मल इंश्योरेंस दे सकते हैं या फिर प्रीमियम बढ़ा के इंश्योरेंस देना पड़ेगा या फिर हमको डिक्लाइन करना पड़ेगा कि हम उसको इंश्योरेंस नहीं दे सकते। सबसे पहले हम पहचानते हैं कि रिस्क कितना है, फिर उस रिस्क को हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा, किस तरीके से हम उसको इंश्योरेंस देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना है नॉर्मल रेट पे, नॉर्मल प्रीमियम पे, कि ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा के देना है कि या फिर डिक्लाइन करना है। ठीक है। तो ये स्टेप होती हैं। तो हम एसेस करेंगे सबसे पहले, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस। अब इसमें एक बात आती है, इक्विटी अमंग रिस्क। ये जो लिखा है इक्विटी अमंग रिस्क, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर एक एग्जाम्पल से बात करूं कि अगर कोई 20 साल का आदमी है, कोई 40 साल का आदमी है, कोई 60 साल का आदमी है। ठीक। ये भी फिट है, ये भी फिट है और ये भी फिट है। ठीक। तो 20 साल के जितने भी आदमी होंगे वो सेम कैटेगरी में आएंगे, 40 साल के जितने आदमी होंगे वो सेम कैटेगरी में आएंगे, और 60 साल के जितने आदमी होंगे वो सेम कैटेगरी में आएंगे। तो पीपल एक्सपोज टू सिमिलर डिग्री ऑफ रिस्क आर केप्ट इन सेम प्रीमियम क्लास। मतलब ये जो 20 साल वाले जितने भी लोग हैं उनको सेम प्रीमियम लगेगा, 40 साल वालों को भी सेम प्रीमियम लगेगा और 60 साल वालों को भी सेम प्रीमियम लगेगा। ठीक है। तीनों को सेम प्रीमियम लगेगा। 20 साल वाले जितने हैं उनको सबको सेम प्रीमियम लगेगा, 40 साल वाले जितने हैं उनको सबको सेम प्रीमियम लगेगा और 60 साल वाले उनको सबको सेम प्रीमियम लगेगा। 20 साल वाले आदमी और 40 साल वाले आदमी को सेम प्रीमियम नहीं लगेगा, वो अलग अलग प्रीमियम हो जाएगा क्योंकि उनकी रिस्क अलग अलग है। ठीक। तो इक्विटी अमंग रिस्क, सेम रिस्क वाले लोगों को सेम प्रीमियम लगेगा, ये इक्विटी अमंग रिस्क कहता है। ठीक है। अब बात करें रिस्क क्लासिफिकेशन की। तो रिस्क को 4 तरीके से क्लासिफाई करा जाता है। कोई भी रिस्क है इंश्योरेंस कंपनी 4 तरीके से क्लासिफाई करती है। पहला क्लासिफिकेशन है हमारा डिक्लाइन लाइव्स, फिर बात करते हैं सबस्टैंडर्ड लाइव्स, फिर बात करते हैं प्रेफर्ड लाइव्स लाइव्स और फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड लाइव्स। ठीक है। इन चारों को देखते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड लाइव्स की अगर मैं बात करूं, अगर कोई फिट एंड फाइन है, ठीक, तो एक मोर्टैलिटी टेबल नाम का एक चीज़ होती है, एक मोर्टैलिटी
टेबल, मोर्टेलिटी टेबल नाम की एक चीज़ होती है। ठीक, इस मोर्टेलिटी टेबल में क्या लिखा रहता है? मोर्टेलिटी टेबल में लिखा रहता है कि भाई किस एज ग्रुप में कौन सी डिजीज़ होने पे कितना मोर्टेलिटी का रेट है। अगर कोई 60 साल का आदमी है, ठीक है, 1060 साल के आदमी पे कितने लोगों की डेथ होगी? मान लो 60 साल के 1000 आदमी हैं और उन 60 साल के 1000 आदमी में से आपकी 10 लोगों की डेथ हो रही है। ठीक, तो मोर्टेलिटी रेट कितना निकल के आ जाएगा? 10 लोगों की डेथ हुई तो मोर्टेलिटी रेट कितना आ गया? 10 इन 1000। ठीक है, या 10/1000। तो इस तरीके से मोर्टेलिटी टेबल चलता है। मोर्टेलिटी टेबल ये सबको क्लासीफाई करता है कि भाई किसी इंसान में, हम मोर्टेलिटी टेबल से पता कर सकते हैं कि किसी इंसान के ऊपर उसकी एज, उसके जेंडर, उसके रहन सहन, उसकी हेल्थ, इन सब को अगर हम देखें, इन सब को हम एवेलुएट करें तो उसके ऊपर रिस्क कितना है, उसका मोर्टेलिटी का रेट क्या है। ठीक, तो ये मोर्टेलिटी टेबल हमको बताता है। अब मोर्टेलिटी टेबल से ही हम स्टैंडर्ड लाइफ, प्रिफर्ड लाइफ, सब स्टैंडर्ड लाइफ और डिक्लाइंड लाइफ को डिसाइड करते हैं। तो स्टैंडर्ड लाइफ क्या होती है? स्टैंडर्ड लाइफ वो होती है कि मान लीजिए मोर्टेलिटी टेबल पे किसी की डेथ का रेशो है 10/1000 का, और अगर उसी से मैच करता हुआ स्टैंडर्ड लाइफ है। ठीक, स्टैंडर्ड लाइफ एक सिंपल, इतना कैलकुलेशन में न जाते हो, एक सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जिसको हम इंश्योरेंस इजीली दे सकते हैं, वो स्टैंडर्ड लाइफ है। ठीक, प्रेफर्ड लाइफ क्या होती है? दोनों में अंतर समझाऊंगा, स्टैंडर्ड लाइफ और प्रेफर्ड लाइफ में। प्रेफर्ड लाइफ क्या होती है? जिसको हम चाहते हैं इंश्योरेंस देना। अब इन दोनों का मतलब समझना। कोई एकदम फिट एंड फाइन आदमी है, 25 साल का लड़का है, कोई एकदम फिट एंड फाइन है, कोई बीमारी नहीं है, वो स्पोर्ट्स खेलता है, सुबह जिम जाता है और मतलब टाइम टू टाइम सोता है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो क्या आएगा? प्रेफर्ड लाइफ। मतलब मोर्टेलिटी रेट से कम अगर चांसेस हैं रिस्क के, तो वो प्रेफर्ड लाइफ है। ठीक, मोर्टेलिटी रेट से कम अगर उसकी चांसेस है तो वो प्रेफर्ड लाइफ है। अगर मोर्टेलिटी रेट के बराबर चांसेस हैं तो स्टैंडर्ड लाइफ है। ठीक, कोई सामान्य जीवन जी रहा है, आप और मेरे जैसे सामान्य जीवन जी रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोगों को कोई बीमारी हो, छोटी मोटी सर्दी खांसी, किसी को बीपी रहता है, कुछ ऐसी बीमारी हो छोटी मोटी सी, और एकदम सामान्य जीवन चल रहा है उसका, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, छोटी मोटी सी कफ कोल्ड हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, कभी कभी बुखार आ जाता है, ये सब बीमारियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टैंडर्ड लाइफ है। कि भाई मतलब उसका नॉर्मल जीवन है, स्टैंडर्ड लाइफ है, उसको हम इंश्योरेंस आराम से दे सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। एक आदमी है जो एकदम फिट एंड फाइन है, आप और मेरे से ज़्यादा फिट एंड फाइन है, रोज़ जिम जा रहा है, रोज़ स्पोर्ट्स खेल रहा है, बहुत अच्छा खाना खा रहा है, उसको एक भी बीमारी नहीं है, उसका बॉडी बिल्ड भी बहुत अच्छा है, वेट भी कंट्रोल में है, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रेफर्ड लाइफ। मतलब जिसके ऊपर रिस्क एकदम कम है वो प्रेफर्ड लाइफ है, और जिसके ऊपर रिस्क है, नॉर्मल रिस्क है, जो मोर्टेलिटी टेबल में लिखा है उतना रिस्क है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड लाइफ। अब यही बात करूँ सब स्टैंडर्ड लाइफ की, तो सब स्टैंडर्ड लाइफ क्या कहता है कि भाई इंश्योरेंस दे सकते हैं
पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी या एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। ठीक है, सब स्टैंडर्ड लाइफ का मतलब क्या हुआ कि किसी आदमी को बीमारी है कोई, किसी को मान लीजिए भाई शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्मोकिंग करता है कोई, अल्कोहल पीता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड लाइफ। मतलब उसका मोर्टेलिटी टेबल में, मतलब उसका रिस्क ज़्यादा है, जो मोर्टेलिटी टेबल में रेट ऑफ मोर्टेलिटी से ज़्यादा रिस्क है उसका, ठीक, उसके हेल्थ ख़राब होने का, उसकी डेथ के चांसेस नॉर्मल आदमी से ज़्यादा है, ठीक, तो उसको सब स्टैंडर्ड लाइफ कहते हैं। अब ऐसे लोगों को हम इंश्योरेंस तो दे सकते हैं, पर क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम, थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगी और हम उसको इंश्योरेंस दे सकते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, हेल्थ एक्स्ट्रा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। दूसरी जगह हेल्थ एक्स्ट्रा की बात कर ली, अब कोई पुलिस में है, कोई डेंजरस काम कर रहा है, ठीक है, कोई विंड मिल पे ऊपर चढ़ के विंड मिल सुधार रहा है, या फिर कोई ऑयल की रिग पे काम कर रहा है, जो थोड़े डेंजरस काम है, कोई माइन में काम कर रहा है जो थोड़े डेंजरस काम है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा, तो क्या मतलब हुआ, सब स्टैंडर्ड लाइफ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपकी हेल्थ पे और आप क्या काम कर रहे हो, इन दो चीज़ों पे इन दो चीज़ों पे लाइफ डिपेंड करती है। सब स्टैंडर्ड लाइफ इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि भाई अगर आप की हेल्थ ख़राब है तो भी आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, और आप कोई रिस्की काम कर रहे हो, मान लो कोई भाई बॉर्डर पे जाके लड़ाई कर रहा है कोई, तो वो भी रिस्की काम है, तो उसको भी हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के इंश्योरेंस हम उसको दे सकते हैं। अब डिक्लाइंड लाइफ, डिक्लाइंड लाइफ वो लाइफ है जिसको हम इंश्योरेंस दे नहीं सकते, इंश्योरेंस नहीं दे सकते। रिक्वेस्ट है आपसे कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है, पीडीएफ है लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, मैं हर चीज़ जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बता सकता, वो मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। तो इनको हम डिक्लाइंड लाइफ्स को हम इंश्योरेंस दे ही नहीं सकते। कोई कैंसर पेशेंट है, वो डिक्लाइंड लाइफ में है, कैंसर पेशेंट को हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिससे पता है कि 5-6 साल में डेथ होने वाली, तो हम उसको इंश्योरेंस नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। तो जिनको हम इंश्योरेंस दे ही नहीं सकते वो क्या कहते हैं, डिक्लाइन लाइफ, उनको हमने डिक्लाइन ही कर दी कि भाई साहब आपको तो हम इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, ठीक। अब ये तो हो गई हमारी 4 टाइप की लाइफ, 4 टाइप की रिस्क क्लासिफिकेशन। रिस्क क्लासिफिकेशन की बात करी, स्टैंडर्ड, प्रेफर्ड, सब स्टैंडर्ड और डिक्लाइंड। डिक्लाइंड में डिक्लाइन किया, स्टैंडर्ड में हम दे सकते हैं, प्रेफर्ड में हाँ हम देना चाहते हैं आपको इंश्योरेंस, आप एकदम फिट एंड फाइन हम देना चाहते हैं, और सब स्टैंडर्ड मतलब हाँ हम दे सकते हैं लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा भाई, ठीक। ये हो गया हमारा रिस्क क्लासिफिकेशन। अब एक छोटा सा टॉपिक है, शायद ये छूट गया था पहले या पता नहीं, ये एक छोटा सा टॉपिक है, स्टैंडर्ड एज प्रूफ और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। ये डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक है, शायद ये छूट गया था, तो मैं इस सेशन में कवर करना चाहता हूँ, इससे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि, ठीक है। स्टैंडर्ड एज प्रूफ, जब भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, तो कस्टमर से हम एज प्रूफ मांगते हैं, तो एजेंट जो रहता है वो कुछ एज प्रूफ मांगेगा, तो उसमें स्टैंडर्ड एज प्रूफ क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड एज प्रूफ हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड एज प्रूफ है स्कूल या कॉलेज का सर्टिफिकेट, तो 10th की मार्कशीट अगर आप लगाओगे तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा है आपका पासपोर्ट, चौथा है पैन कार्ड, आधार कार्ड में जिसमें फुल डेट ऑफ बर्थ रहती है, आजकल आधार कार्ड में फुल डेट ऑफ बर्थ आती है, पहले के अगर कोई किसी का पुराना आधार कार्ड होगा तो उसमें सिर्फ ईयर आता था डेट ऑफ बर्थ में, ठीक। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड भी चलता है, ठीक। इधर पे कर देता हूँ, पैन कार्ड या फिर
आधार कार्ड विथ फुल डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर बात आती है मैरिज सर्टिफिकेट की। तो मैरिज सर्टिफिकेट भी स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। आईडी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, इसमें आधार कार्ड भी आ जाता है। तो वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, ठीक, तो ये क्या हो गए आपके स्टैंडर्ड एज प्रूफ हो गए। कोई अगर डिफेंस में है तो डिफेंस का आईडी कार्ड मिलता है। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, तो उसको सरकारी आईडी कार्ड मिलता है जिस पे अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो तो वो भी स्टैंडर्ड एज प्रूफ कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके स्टैंडर्ड एज प्रूफ हो गए। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ क्या है? आपका हॉरोस्कोप, मतलब कुंडली। कुंडली आपका नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। फिर आ गया आपका राशन कार्ड। राशन कार्ड आपका नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। एफिडेविट बाय सेल्फ डिक्लेरेशन, आपने खुद ही साइन करके डिक्लेरेशन कर दिया स्टैम्प पेपर की भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ तो यही है, तो वो एफिडेविट बाय सेल्फ डिक्लेरेशन। या फिर विलेज पंचायत का सर्टिफिकेट, वो भी नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। तो अब जब नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ देते हैं ना हम, अगर हम नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ देते हैं तो हमें इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। सर स्टैंडर्ड एज प्रूफ में ही हमें प्रीमियम जो रहता है नॉर्मल रहता है, अगर नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ देते तो हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं, हैव टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अंडर राइटिंग प्रोसेस की। ठीक, अंडर राइटिंग हमने सीख लिया क्या होता है, किसी भी रिस्क को एवेलुएट करना, असेस करना, उसको क्लासीफाई करना और फिर उस बेसिस पे डिसाइड करना कि भाई ये रिस्क को हमें एक्सेप्ट करना है नॉर्मल प्रीमियम पे, नॉर्मल रेट में, कि ज़्यादा रेट पे, कि हमको डिक्लाइन करना है। ठीक, ये हो गया हमारा अंडर राइटिंग। अब अंडर राइटिंग का प्रोसेस कैसा होता है, तो अंडर राइटिंग के प्रोसेस की बात करूँ तो पहला जो अंडर राइटर होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, पहला जो अंडर राइटर होता है वो होता है आप लोग, जो अभी आगे जाके इंश्योरेंस प्रोफेशनल, इंश्योरेंस एजेंट या फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने वाले हैं। आप पहले अंडर राइटर हो। अंडर राइटर का प्राइमरली जॉब क्या होता है, आप जाओगे, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, आप जाओगे, एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल जाता है कस्टमर के पास। ठीक, कस्टमर के पास गया, उसने फॉर्म भरवाया, फॉर्म में उसने बोला कस्टमर ने कि भाई मुझे तो कैंसर है। तो आप क्या बोलोगे, भाई साहब आपको कैंसर है, आपको इंश्योरेंस तो मिलेगा नहीं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले असेस किया। क्या असेसमेंट किया कि भाई इनको कैंसर है। फिर आपने क्लासीफाई किया कि ये स्टैंडर्ड लाइफ है, प्रिफर्ड लाइफ है, सब स्टैंडर्ड लाइफ है कि डिक्लाइंड लाइफ है। तो आपने बोला कैंसर है, तो आपने क्लासीफाई किया कि ये तो भाई डिक्लाइंड लाइफ है। ठीक, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्लासीफाई किया कि डिक्लाइंड लाइफ है। उसके बाद आपने तीसरा प्रोसेस किया कि आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो आपने क्या बोला, भाई साहब आपको कैंसर है तो मैं आपका प्रपोजल रिजेक्ट करता हूँ, मैं आपको इंश्योरेंस नहीं दे पाऊँगा, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये पहला काम किसने किया है, एजेंट। एजेंट जो है वो सबसे पहला अंडरराइटर है, ये बात ध्यान रखिए। एजेंट सबसे पहला अंडरराइटर है। ठीक, सबसे पहले एजेंट ही पता करता है कि भाई साहब आपको इंश्योरेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर कोई विकलांग है, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो एजेंट अगर कस्टमर के पास गया, कस्टमर के पैर नहीं है, तो कस्टमर क्या बोलेगा, वो पूछेगा भाई साहब कैसे हुआ, क्या आपको पोलियो तो नहीं है। बोलेगा नहीं मुझे पोलियो नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था, उस हादसे में ऐसा ऐसा हो गया। तो तो एजेंट बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आपको हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो आपके साथ हादसा हुआ उससे आपको अभी तो कोई इफेक्ट नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो कस्टमर बोलेगा नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उस हादसे की वजह से ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ। तो एजेंट बोलेगा ठीक है,
ऐसा करते हैं हम लोग, ये कि स्पेशली एबल्ड का फॉर्म है वो भर देते हैं और आपको हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। ठीक, उसने बोला हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। उसने क्या असेस किया कि हाँ हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन अभी वो कंफ्यूज्ड है। अगर उसको पता है कि भाई इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा, अगर वो वेल नॉलेजेबल एजेंट, वेल नॉलेजेबल इंश्योरेंस प्रोफेशनल है, तो वो ये कह सकता है कि आपको थोड़ा सा हो सकता है प्रीमियम ज़्यादा है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम, जो डिफरेंटली एबल्ड रहते हैं उनको, जो विकलांग रहते हैं, दिव्यांगजन रहते हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम में देती है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि नहीं, अगर आपको उस विकलांगता से अगर आपको कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको इंश्योरेंस नॉर्मल रेट पे दे देंगे। ठीक है, तो एक वेल इन्फॉर्म्ड एजेंट क्या बोलेगा, ठीक है हम आपको इंश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है या फिर नॉर्मल रेट पे आए। वो हमारे इंश्योरेंस कंपनी में जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला किसने बोल दिया, एजेंट सबसे पहला अंडरराइटर हो गया। उसने डिसाइड किया कि भाई साहब आपको इंश्योरेंस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। और ये सब जो चीज़ें रहती है वो किस में लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ाया था मैंने, फॉर्म में लिखते हैं जिसका नाम होता है एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं ACR। ठीक, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में हम ये लिखते हैं, एजेंट्स लिखते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करूं तो डिपार्टमेंट लेवल पे एजेंट ने तो बता दिया, उसने प्रपोजल फॉर्म भर लिया, सब कुछ भर के उसने जाके इंश्योरेंस कंपनी में गया, वो अपनी कंपनी में गया, LIC में गया, और जाके उसने सबमिट कर दिया किसको, डिपार्टमेंट में, न्यू बिजनेस का जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट में अंडरराइटर बैठे हैं, उनको सबमिट कर दिया। ठीक है, फॉर्म। अब जाके डिपार्टमेंट में प्रॉपरली स्क्रूटनी होगी। ठीक, मान लो कोई सब स्टैंडर्ड लाइफ है, सब स्टैंडर्ड लाइफ में प्रीमियम एक्स्ट्रा आएगा। एजेंट नहीं बता सकता कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा आएगा, एजेंट नहीं बता पाएगा कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा आएगा। एजेंट सिर्फ ये बता सकता है कि हाँ एक्स्ट्रा प्रीमियम आएगा, लेकिन किस अमाउंट पे आएगा वो एजेंट नहीं बता सकता। वो कौन बता सकता है, जो डिपार्टमेंट में अंडरराइटर बैठा है। तो डिपार्टमेंट में अंडरराइटर अपने कंप्यूटर में अपने सिस्टम में फीड करेगा, वो सिस्टम उनको बताएगा कि भाई साहब हाँ आपका जो है सब स्टैंडर्ड लाइफ है, तो इनको इतना प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक, इनको इतना प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टर्म प्लान लेते हैं, तो उसमें दो टाइप के रेट्स होते हैं, एक होते स्मोकर, एक होते नॉन स्मोकर। अब स्मोकर में भी दो तरीके के लोग होते हैं। स्मोकर होते हैं, एक चेन स्मोकर होते हैं, जो भाई दिन में 2-3 पैकेट ख़त्म कर देते हैं सिगरेट के। ठीक है, और दूसरे होते हैं ओकेजनल स्मोकर, कि भाई कहीं दोस्त के साथ गए, किसी पार्टी में गए, तो साथ में एक सिगरेट पी ली, इस टाइप के, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो ये चेन स्मोकर और ओकेजनल स्मोकर होते हैं। तो अब जब टर्म प्लान में हम फॉर्म भरेंगे तो हम भरेंगे क्या, चेन स्मोकर, ओकेजनल स्मोकर में हम स्मोकर रेट डाल सकते हैं। ठीक है, हमने स्मोकर रेट डाला जैसे ही, तो भाई साहब ये आ जाएगा कि हाँ स्मोकिंग करते हैं। अब उनका होगा मेडिकल जो चेन स्मोकर है उनका मेडिकल में निकल आएगा कि हाँ ये इनका कोटेनाइन लेवल जो बोलते हैं, जो ब्लड में रहता है, वो कोटेनाइन लेवल ज़्यादा है, तो उनको स्मोकर का रेट लगा दिया जाएगा। एजेंट ने स्मोकर ही लिखा है फॉर्म में कि स्मोकर हैं ये स्मोकिंग करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है कि स्मोकिंग उनके शरीर को इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो हमें पता चलेगा सिस्टम से। कैसे, मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। अब टर्म प्लान लिया, उसने एजेंट ने लिखा कि हाँ स्मोकिंग करते हैं, कस्टमर ने बोला कि हाँ मैं स्मोकिंग करता हूँ। उसने ये नहीं बताया कि चेन स्मोकर हूँ कि ओकेजनल स्मोकर हूँ, उसने बोला मैं ओकेजनली स्मोकिंग करता हूँ, या फिर उसने बोला मैं चेन स्मोकिंग करता हूँ, जैसा भी स्मोकिंग उसने बोला। तो एजेंट ने स्मोकिंग डाल दिया फॉर्म में। वो फॉर्म ले जाके उसने सबमिट किया कि कहाँ पे, डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट ने बोला कि आप जाओ मेडिकल करवा के आओ। मेडिकल में पता चला कि उस स्मोकिंग के कारण उसके शरीर पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो टोटली फिट एंड फाइन है। ठीक, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको नॉन स्मोकर रेट में डाल देगा। एजेंट ने स्मोकर रेट लिखा है, लेकिन डिपार्टमेंट उसको नॉन स्मोकर कर देगा, क्योंकि मेडिकल में उसके
बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं दिखा, तो ये डिपार्टमेंट अंडर राइटिंग करता है। समझ में आया? तो डिपार्टमेंट लेवल एग्जैक्टली बता सकता है कि कितना प्रीमियम आएगा, नहीं आएगा, डिक्लाइन करना है कि एक्सेप्ट करना है, तो वो किसके हाथ में? डिपार्टमेंट लेवल। तो डिपार्टमेंटल अंडर राइटिंग is the final underwriting। ठीक, डिपार्टमेंटल अंडरराइटिंग इज द फाइनल अंडरराइटिंग। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ अंडरराइटिंग की। मेथड्स ऑफ अंडरराइटिंग की, अभी तक हमने क्या कर लिया, क्या देख लिया? अंडरराइटिंग क्या है, डेफिनेशन देख ली। दूसरा, रिस्क को कैसे क्लासिफाई करते हैं। 3 स्टेप थे ना, असेस, क्लासिफाई और डिसीजन। ठीक, तो हमने असेस क्या किया, सामने वाले को देख के और कस्टमर से पूछ के। क्लासिफाई कैसे किया, 4 में प्रेफर्ड, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डिक्लाइन। और एक्सेप्टेंस लेना है नहीं लेना है वो कौन डिसाइड करेगा? अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट। ठीक, अब अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट जो रहता है वो किस तरीके से अंडरराइटिंग करता है? तो 2 मेथड होते हैं उसके, 2 मेथड होते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अंडरराइटिंग होती है, अंडरराइटर रहता है डिपार्टमेंट में। तो पहला जो मेथड रहता है वो रहता है जजमेंटल मेथड, दूसरा मेथड रहता है न्यूमेरिकल मेथड। अब जजमेंटल मेथड की बात करूं तो जजमेंटल मेथड डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड्स ऑन अंडरराइटर। डिपेंड्स ऑन अंडरराइटर। किस पे डिपेंड करेगा जजमेंटल मेथड? डिपेंड्स ऑन अंडरराइटर। पर्सनल जजमेंट, भाई आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ें बहुत आ गई हैं, लेकिन जो ह्यूमन जजमेंट है वो आज तक, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बता पाया है क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन जजमेंट करेगा, जो अंडरराइटर है वहाँ पे वो जो बैठा है वो जजमेंट करेगा कि किस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स केस है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स केस है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो जजमेंटल मेथड में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी कौन सा आपको बताया एग्जाम्पल, स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग वाला। मेडिकल टेस्ट में वो फिट एंड फाइन आ रहा है जो, लेकिन फॉर्म में स्मोकर लिखा हुआ है। कस्टमर ने बोला ठीक है मैं ओकेजनली स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन मेडिकल टेस्ट जब कस्टमर का हुआ तो उसमें वो फिट एंड फाइन है, उस स्मोकिंग का कोई भी इफेक्ट उसकी बॉडी पे नहीं आ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है उसकी बॉडी पे। वो मेडिकल टेस्ट से प्रूव हो गया। तो जो अंडरराइटर बैठा है वो जजमेंट क्या देगा कि भाई साहब आपका मेडिकल टेस्ट में तो आप फिट एंड फाइन हो, तो मैं आपको नॉन स्मोकर रेट में ही डाल रहा हूँ। अंडरराइटर को कोई पर्सनली कोई उनसे वो नहीं है कि भाई तुम स्मोकिंग लिखा तो मैं स्मोकिंग रेट ही दूंगा। उसने बोला कि नहीं स्मोकिंग है लेकिन फिर भी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं है, फिट एंड फाइन है, तो मैं आपको नॉन स्मोकिंग रेट में डाल रहा हूँ। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में जजमेंटल मेथड यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है? न्यूमेरिकल मेथड। अब न्यूमेरिकल मेथड को समझना, इसमें क्या होता है, पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक, पॉइंट दिए जाते हैं कैसे? अगर कोई भी नेगेटिव बात है, कोई भी नेगेटिव चीज़ है, तो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट दिए जाते हैं। और कोई भी पॉजिटिव बात है तो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव बात क्या हो सकती है? कस्टमर जो है वो ओवरवेट है, तो उसके लिए +1 कर दिया। अगर यही बात करें पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव बात क्या होगी? कस्टमर एकदम फिट एंड फाइन है, वेट कंट्रोल में, हाइट भी बढ़िया है, तो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट दे दिया। ठीक, इस तरीके से हम प्लस माइनस करके जो भी टोटल निकल के आता है, इसका टोटल जो भी निकल के आता है, हम ऐसे हर एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव प्लस पॉइंट दे देते हैं, नेगेटिव चीज़ को नेगेटिव चीज़ को प्लस पॉइंट दे देते हैं और पॉजिटिव चीज़ को माइनस पॉइंट दे देते हैं। ठीक,
कोई मान लो कोई बीमारी है, किसी को अंडरलाइन कोई बीमारी है, मेडिकल टेस्ट में पता चला, तो उसको हम क्या करेंगे, वो नेगेटिव चीज़ हो गई तो उसको हम प्लस पॉइंट दे देंगे। लेकिन उसका वेट कंट्रोल में और उसकी हाइट अच्छी है, वो थोड़ा बहुत फिट फाइन भी है, तो उसको हम क्या नेगेटिव पॉइंट दे देंगे। तो ऐसा टोटल मिला के जो भी टोटल आता है, जो भी टोटल आता है उसको हम क्या करते हैं, सॉरी, उसको टोटल को हम डिसाइड करते हैं और अंडर राइटिंग चार्ट से देखते हैं। एक तरीके का चार्ट होता है, अंडर राइटिंग चार्ट से देखते हैं, टैली करते हैं, जो भी स्कोर आता है एज के हिसाब से, जो भी स्कोर आता है उस हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होती है। ठीक, तो जजमेंट मेथड हो गया और न्यूमेरिकल मेथड हो गया। नेगेटिव चीज़ों के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव चीज़ों के लिए नेगेटिव पॉइंट्स, दोनों का टोटल, टोटल करने के बाद उसको टैली करते हैं अंडर राइटिंग चार्ट से। अंडर राइटिंग चार्ट्स के बाद अंडर राइटिंग फैक्टर भी बोलते हैं उसको, तो उन फैक्टर से टैली करते हैं, जो भी आता है उस हिसाब से प्रीमियम अंडर राइटर डिसाइड करके आपको बता देता है। ठीक, जनरली ये जो टैली वाला काम है ये आजकल सिस्टम पे कंप्यूटर से होता है, कोई टेबल लेकर नहीं बैठता। ठीक, तो ये हमारे जजमेंट और न्यूमेरिकल मेथड हो गए। अब बात करते हैं अंडर राइटिंग डिसीजन की। अंडर राइटिंग डिसीजंस, भाई साहब अब अंडर राइटिंग हो गई, ठीक, न्यूमेरिकल चार्ट भी बना लिया, जजमेंट भी कर लिया, तो अब क्या होगा, डिसीजन अंडर राइटर के हाथ में, जो डिपार्टमेंट में अंडर राइटर बैठा है। 1 2 3 4 5 तरीके से अंडर राइटिंग का डिसीजन लिया जाता है। पहला है ऑर्डिनरी रेट पे एक्सेप्ट कर लें, जो भाई प्रीमियम है उसी पे एक्सेप्ट कर लें। तीसरा है एक्सेप्टेंस विद एन एक्स्ट्रा, कोई एक थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा के। तीसरा है एक्सेप्टेंस विद अ लियन ऑन द सम अश्योर्ड। अब ये लियन वर्ड क्या होता है इसको मैं बताऊंगा क्या होता है लियन वर्ड। ठीक, फिर आगे एक्सेप्टेंस विद अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, फिर होता है डिक्लाइन या पोस्टपोन कर देना। ठीक, एक एक करके देखते हैं। एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट बहुत सिंपल है, आपने प्रपोजल फॉर्म भरा, आपका नॉर्मल रेट पे एक्सेप्ट हो गया, अंडर राइटर ने बोला कि हाँ ये फिट एंड फाइन है, इनको हम इंश्योरेंस नॉर्मली दे सकते हैं। किन किन केसेस में होगा ये, प्रिफर्ड लाइफ में और स्टैंडर्ड लाइफ में। एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट ये किस किस चीज़ में वैलिड होगा, प्रिफर्ड, एंड स्टैंडर्ड लाइफ। एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट पे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल रेट में एक्सेप्टेंस विद एन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा किस में होगा, सब स्टैंडर्ड लाइफ में। सब स्टैंडर्ड लाइफ होगी तो एक्स्ट्रा प्रीमियम आएगा। अब ये एक्सेप्टेंस विद एन एक्स्ट्रा कौन कौन सा हो सकता है, मैंने बताया था अभी, ये हेल्थ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ये किसके कारण होगा, हेल्थ इश्यूज़ के कारण, और ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा भी हो सकता है। दो तरीके के एक्स्ट्रा प्रीमियम लग सकते हैं, हेल्थ एक्स्ट्रा और ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा। ठीक, फिर बात करते हैं एक्सेप्टेंस विद अ लियन ऑन सम अश्योर्ड। अब ये वर्ड जो है लियन, भला ये क्या चीज़ है लियन, ये हमें देखना है लियन क्या चीज़ है। तो लियन एक ऐसा क्लॉज होता है जो रिस्ट्रिक्ट कर देता है किसी, रिस्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगा, लियन एक ऐसा क्लॉज होता है जो किसी को मतलब बाउंड कर देता है, किसी को बाइंडेशन कर देता है कि भाई साहब अगर तुम्हारे साथ इस वजह से कुछ हुआ, अगर तुम्हारे साथ इस वजह से कुछ हुआ तो हम तुमको इतना पैसा ही दे पाएंगे क्लेम में। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि अगर तुमको कोई इस XYZ वजह से कुछ होता है तो हम तुमको इतना ही पैसा दे पाएंगे क्लेम से, अगर और किसी वजह से होता है तो हम पूरा क्लेम दे देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिस्टर ए को पहले जब को 4 साल पहले 5 साल पहले टीबी की बीमारी थी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी,
ठीक है, 4 साल पहले उनको टीबी की बीमारी थी। उन्होंने 1 जुलाई 2023 को इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया। उन्होंने फॉर्म में बोला कि नहीं, मुझे 4 साल पहले टीबी की बीमारी थी। ठीक, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? इंश्योरेंस कंपनी क्लॉज लगा देगी, इंश्योरेंस कंपनी टीबी 4 years ago, insurance company will impose a clause। ठीक, मिस्टर ए को टीबी थी 4 साल पहले, उन्होंने 10 लाख का इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया। उन्होंने, ठीक है, 10 लाख के इंश्योरेंस के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी एक क्लॉज बता देगी कि भाई अगर डेथ टीबी से हुई तो हम तुमको क्लेम में सिर्फ 5 लाख रुपए देंगे। मतलब अगर टीबी फिर से हो गया तुमको और टीबी की वजह से डेथ हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अगर टीबी की वजह से डेथ होगी तो भाई साहब हम तुमको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए दे पाएंगे। अगर किसी और वजह से होती है तो फिर हम तुमको पूरा 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम देंगे। उन्होंने 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया ना, तो अगर डेथ टीबी की वजह से होती है कि टीबी फिर से रिबाउंड करता है, फिर से रिलैप्स करता है, तो हम तुमको सिर्फ 5 लाख रुपए देंगे तुम्हारे नॉमिनी को। लेकिन अगर टीबी के अलावा किसी और चीज़ से होती है तुम्हारी डेथ, तो हम तुम्हारे नॉमिनी को पूरा पैसा देंगे, पूरा 10 लाख रुपए देंगे। तो उन्होंने पहले ही एक कंडीशन लगा दी। तो लियन क्या होती? कंडीशन होती कि अगर ऐसा होगा तो हम तुमको क्लेम इतना देंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम तुमको पूरा क्लेम देंगे। ये लियन होता है। अब एक्सेप्टेंस विद अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अब लियन और रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? लियन और रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में कंफ्यूज नहीं होना। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या कहता है? रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज ये कहता है कि भाई साहब हम आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं। ये बात हुई थी, लियन वाली बात हुई थी पुरानी। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज अभी प्रेजेंट वाली बात हुई, ठीक? रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में ये कहा कि कोई मान लो पर्सन है, वो आर्मी में है, आर्मी ऑफिशियल है, ठीक? अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आपकी डेथ किसी वॉर में या ऑन ड्यूटी होती है, अगर आपकी डेथ ऑन ड्यूटी होती है, तो भाई साहब हम आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। नो इंश्योरेंस क्लेम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? प्रेग्नेंट लेडीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के केस में इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अगर डेथ होती है प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के, प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू से डेथ होती है, कब? डिलीवरी के 6 महीने के अंदर। डिलीवरी के 6 महीने के अंदर अगर कोई प्रेगनेंसी विद इन 6 month ऑफ डिलीवरी, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज लगाया मैंने, तो हम क्लेम नहीं देंगे, ठीक? तो ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज लगाया। तो लियन में समझ में आया? लियन में भी एक कंडीशन लगा दी जाती है कि भाई पुरानी चीज़ आपको ऐसी है, अगर वो उस चीज़ से आपकी डेथ हुई तो हम आपको इतना ही क्लेम देंगे, ठीक? रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में क्या कहते हैं कि भाई साहब अभी आप ये काम कर रहे हो, अभी आप ये काम कर रहे हो, अगर इस वजह से
या फिर आपकी हेल्थ कंडीशन अभी ऐसी है, अगर इस वजह से डेथ होती तो हम आपको क्लेम नहीं दे पाएंगे। सिंपल सा डिफरेंस रहता है, उसमें कंडीशन है, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा दिया है कि भाई इतने टाइम में अगर आपको कुछ होता है इस वजह से तो हम आपको नहीं देंगे। तो एक बहुत ही छोटा सा अंतर है एक्सेप्टेंस विथ लियन ऑन सम अश्योर्ड और एक्सेप्टेंस विथ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में, बहुत ही छोटा सा अंतर है। ठीक, अब पांचवा पॉइंट है डिक्लाइन और पोस्टपोन। ये किसके लिए है? ये हो जाता है डिक्लाइंड लाइव्स के लिए, ये डिक्लाइंड लाइव्स के लिए। एग्जाम्पल दूँ तो कैंसर पेशेंट, नाइन्टी की एज में जो आदमी होगा, ठीक है, तो ये डिक्लाइन है। 90 की एज में तो वैसे भी इंश्योरेंस मिलता भी नहीं है, तो डिक्लाइन लाइव्स किसके लिए? कैंसर पेशेंट हो गए, 90 की एज हो गई, कोई ऐसी बीमारी जो टर्मिनल इलनेस हो, टर्मिनल इलनेस, टर्मिनल इलनेस हो तो ये सब चीज़ें आपकी डिक्लाइन या पोस्टपोन में आ जाती हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूँ, डिक्लाइन की बात तो कर ली मैंने, पोस्टपोन की बात करता हूँ। अभी देखा गया है रिसेंट टाइम्स में, कोविड के टाइम में एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है कोविड टाइम में जब जिसको कोविड हुआ है तो एक इंजेक्शन लगा था रेमडेसिविर, ठीक है, तो जिसको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा है उनमें देखा गया जनरली कि उनकी शुगर हाई हो जाती है, उनकी शुगर हाई हो जाती है और उनको डायबिटीज़ होने का खतरा होता है, ठीक है, ये जनरली देखा गया। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया है कि भाई आपकी अभी शुगर हाई है, तो आप ऐसा करो 6 महीने बाद फिर से अप्लाई करना, अभी हम आपका पैसा लौटा रहे हैं, अब 6 महीने बाद फिर से अप्लाई करना, हमने आपका जो प्रपोजल है वो पोस्टपोन कर दिया है, डिले कर दिया है कि अब 6 महीने बाद फिर से अप्लाई करना, हम 6 महीने बाद आपका प्रपोजल कंसिडर करेंगे अगर आपका शुगर डाउन हो जाता है तो। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी ऐसा भी बोलती है कि भाई साहब रेमडेसिविर का छोड़ दो, नॉर्मली भी अगर किसी का शुगर हाई है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपका शुगर बहुत हाई है, आप ऐसा करो 6 महीने बाद आप रोज़ एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत सुधारो, 6 महीने बाद फिर से अप्लाई करो, अगर तब आपका शुगर नॉर्मल रहेगा तो हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे नॉर्मल रेट पे। तो ये डिक्लाइन और पोस्टपोन का ये तरीका होता है, ठीक है। क्या करते हैं कि 6 मंथ्स के लिए पोस्टपोन कर दिया, लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप PDF डाउनलोड करोगे, ठीक है, 6 मंथ्स पोस्टपोन कर दिया ड्यू टू हाई शुगर लेवल, ठीक, ये बात हो गई। अब बात करते हैं नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग। दो तरीके से अंडरराइटिंग होती है, दो तरीके से अंडरराइटिंग होती है, यहीं पे लिख देता हूँ। पहली अंडरराइटिंग होती है नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग, नॉन मेडिकल। दूसरी होती है मेडिकल। अब नॉन मेडिकल और मेडिकल अंडरराइटिंग में क्या डिफरेंस है? नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें मेडिकल टेस्ट करवाना पड़े वो मेडिकल अंडरराइटिंग, जिसमें मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना पड़े वो नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन सी मेडिकल अंडरराइटिंग है, कौन से प्रपोजल में मेडिकल अंडरराइटिंग होनी है और कौन से प्रपोजल में नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग होनी है? आप लोग इंश्योरेंस प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आप जब प्रपोजल फॉर्म लेकर आएंगे ऑफिस में तब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसमें मेडिकल अंडरराइटिंग होगी कि नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग होगी। तो आप अपने कस्टमर को पहले ही बता सकते हैं कि भाई साहब आपको मेडिकल टेस्ट करवाने जाना पड़ेगा, आपका प्रपोजल ऐसा है, ठीक है। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग हम देखते हैं। अब नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी जो रहती हैं, ऑलमोस्ट सारी इंश्योरेंस कंपनी, काफ़ी सारे इंश्योरेंस जो करवाने आते हैं लोग, इंश्योरेंस जो होता है वो नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग में या विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि अनलेस एंड अनटिल आप प्रपोजल फॉर्म में, कस्टमर प्रपोजल फॉर्म में ऐसी कोई चीज़ ना लिखे जिसकी वजह से अंडरराइटर
के जजमेंटल अंडर राइटिंग, जब जजमेंट अंडर राइटिंग करते हैं तो उस अंडर राइटर को ऐसा लगे कि इनको मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत है, अनलेस एंड अनटिल ऐसी कोई चीज़ ना लिखें, ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं हो प्रपोजल फॉर्म में, कस्टमर मेंशन ना करे, तब तक वो नॉन मेडिकल में चले जाते हैं। ठीक, तो कंडीशन फॉर नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग, कुछ सर्टेन प्लान रहते हैं। अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान की बात करें, एन्युटी प्लान क्या होता है, आपने एक बार पैसा भरा, वन टाइम 10 लाख रुपए भरा, आपको पेंशन मिलती रहेगी जब तक आप जिंदा हैं, उसके बाद वो 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। तो इसमें रिस्क कवर की कहीं बात नहीं आई। एन्युटी प्लान में रिस्क कवर हमने देखा था, जो ट्रेडिशनल प्लान वाला था, शायद डे 1 को ही या डे 2 को देखा था हमने टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स में, कि एन्युटी प्लान में हमारा कोई रिस्क कवर नहीं है। आपने 10 लाख रुपए भरा, कस्टमर ने, उसको नॉमिनी को 10 लाख रुपए ही वापस मिल रहा है, उसने जो भरा है वही वापस मिल रहा है, तो रिस्क कवर का कुछ स्कोप नहीं है। तो वो क्या, कुछ ऐसे प्लान्स जो एन्युटी प्लान जैसे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लान जो यूलिप प्लान होते हैं जिसमें रिस्क कवर नहीं रहता, वो नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग में चले जाते हैं। ठीक, तो इसमें मैं बात करूं सर्टेन प्लान, तो एन्युटी, यूलिप्स, पेंशन, तो कुछ प्लान हो गए जो नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग में चले जाते हैं। एज की बात करूं, अगर कोई 18 साल का बच्चा है या 35 एज से कम है, फिट एंड फाइन है, एकदम परफेक्टली बॉडी है, सब कुछ सही है, तो वो नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग में चले जाएगा। ठीक, ऑक्यूपेशन, कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 25 साल का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, कोई बीमारी नहीं है, तो वो नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग में चले जाएगा। सम इंश्योर्ड, किसी ने 15 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, मेडिकली फिट है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और ऐसा कोई प्लान लिया है, मान लो यूलिप प्लान लिया है, तो वो नॉन मेडिकल में चला जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें, कुछ प्लान पे डिपेंड भी करता है, एज पे डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है, और कितना सम इंश्योर्ड, कितना रिस्क कवर वो ले रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब ऑक्यूपेशन के कुछ हज़ार्ड होते हैं। ठीक, प्लान, एज, सम इंश्योर्ड, ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन ऑक्यूपेशन हमारे बस में है। ऑक्यूपेशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्लासिफाई कर सकती है। तो सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड में अगर मैं बात करूं, तो पहला है एक्सीडेंट, हेल्थ हज़ार्ड और मोरल हज़ार्ड। एक्सीडेंट मतलब अगर कोई प्रोफेशनल मार्शल आर्ट फाइटर है, तो उसके लिए एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई बाइक रेसिंग करता है प्रोफेशनली, F1 रेस कार चलाता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। करेक्ट है, ये ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड डिफेंस वाला नहीं है, ये नॉर्मल है। कोई ऑयल रिग पे काम करता है, मान लो ऑयल रिग में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के हज़ार्ड ज़्यादा है। हेल्थ हज़ार्ड की बात करूँ, हेल्थ हज़ार्ड में क्या आ जाएगा, कोई कोल माइन में काम करता है, तो कोल माइन में जब डिगिंग होती है, जब खुदाई होती है, तो डस्ट उड़ती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लंग्स में डस्ट जाएगा तो डस्ट की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, तो वो हेल्थ हज़ार्ड हो गया। ठीक, रिक्शा पुलर, अभी तो खैर रिक्शा बंद हो गए, लेकिन काफ़ी सारी सिटीज़ में अभी भी देखने को मिलते हैं। तो रिक्शा पुल जो करते हैं, जो रिक्शा पुल करते हैं, या फिर जो लेबर होते हैं, आप अगर मैं मुंबई की बात करूं, तो आप अगर क्रॉफर्ड मार्केट तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे अभी भी लेबर बड़े बड़े कार्टन सर पे उठा के जाते हैं।
ठीक। तो उनके लिए हेल्थ हज़ार्ड क्या, जो सर पे अगर बहुत भारी सामान उठा रहा है, कोई लेबर है, ईंट लेकर जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर है, तो उनको बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, नेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके लिए हेल्थ हज़ार्ड क्या है, उनके लिए ये हेल्थ हज़ार्ड है कि उनको बैक और नेक की प्रॉब्लम होगी। उनके लिए ऑक्यूपेशन उनकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। कोल माइन में कोई अगर माइनर काम करता है तो उसकी लंग्स पे इफेक्ट करेगा क्योंकि डस्ट उड़ती है, तो उनके लिए वो हेल्थ हज़ार्ड है। ठीक है। मॉरल हज़ार्ड की बात करूँ तो मॉरल हज़ार्ड जो है वो ना इंश्योरेंस कंपनी के बस में रहता है, ना एजेंट के बस में रहता है। वो टोटली किसके बस में रहता है, कस्टमर के बस में रहता है। कस्टमर कंट्रोल करता है मॉरल हज़ार्ड को। मॉरल हज़ार्ड क्या कहता है कि भाई आपने इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस ले लिया आपने, अब कोई रिस्की चीज़ मत करना, आप रिस्की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मत करना। मॉरल हज़ार्ड ही कहता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी कोई मॉनिटर नहीं करेगा। आपने मान लो इंश्योरेंस ले लिया, पहले भी ये मैंने बताया सेशन में, इंश्योरेंस ले लिया, अब आप सोच रहे हो कि भाई अब तो मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे घर वालों को तो 25 लाख रुपए मिलने वाला है, तो मैं ऐसा करता हूँ पहाड़ चढ़ने जाता हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट पे जाता हूँ चढ़ने के लिए। ठीक, मुझे कुछ भी हो जाए ऐसा करता हूँ मैं भाई 2 पहाड़ों के बीच में रस्सी बांधता हूँ और मैं रस्सी पे चलूँगा 2 पहाड़ों के बीच में। तो ये सब मॉरल हज़ार्ड है। मतलब आपने इंश्योरेंस ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी हरकतें करो, आपको फिर भी रिस्पॉन्सिबल रहना है अपनी लाइफ के प्रति। तो ये मॉरल हज़ार्ड कहलाता है। ठीक। अब बात करते हैं रेटिंग फैक्टर इन अंडरराइटिंग। रेटिंग फैक्टर इन अंडरराइटिंग, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये किसको रेफर करता है, फैक्टर फाइनेंशियल सिचुएशन, लाइफस्टाइल, हैबिट, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। वही जो मैंने अभी बात कर रहा था। देखो 2 तरीके से अंडरराइटिंग होती है। ठीक, पहली होती है फाइनेंशियल, दूसरी होती है मेडिकल। ठीक, मेडिकल में क्या देखा जाता है, पर्सनल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, कंडीशन ऑफ लिविंग, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं मेडिकल अंडरराइटिंग में कि भाई आपकी हेल्थ कैसी है और फैमिली की हेल्थ कैसी है, आपकी किस तरीके से रह रहे हो, कैसे माहौल में आप रह रहे हो। तो इसको भी आगे एलिब्रेट करेंगे। मेडिकल अंडरराइटिंग का ही वो हमारा टॉपिक है, देख सकते हो आप, मेडिकल अंडरराइटिंग का ही टॉपिक है, तो इसको हम देखेंगे। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की मैं अगर बात करूँ तो इसमें आपकी सैलरी कितनी है, ठीक, ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन में 2 चीज़ें आती हैं, बिजनेस या सैलरीड। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल, अब एक एग्जांपल से समझते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। आप जब टर्म प्लान लेने जाते हो तो काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं कि आपकी जितनी ईयरली सैलरी है उसका आपको 20 टाइम्स रिस्क कवर मिल सकता है। कि मान लो अगर किसी की 10 लाख रुपए ईयरली इनकम है, तो इसको इंटू 20 करेंगे, कितना हो गया, 10 लाख का 10 गुना हो गया 1 करोड़, 20 गुना हो गया 2 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ का आपको इंश्योरेंस हम दे सकते हैं। ठीक, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कहता है कि भाई आपकी जिस तरीके से, मतलब आपने इंश्योरेंस तो ले लिया, अब आप इस इंश्योरेंस को आगे कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हम वो आपका पहचानना चाह रहे हैं। भाई साहब ये भी हो सकता है कि कोई आदमी है, उनके दादाजी की डेथ हो गई, दादाजी ने पूरी की पूरी अपनी जायदाद किसी के नाम पे कर दी। ठीक है, मिस्टर एक्स वाई जेड है, मिस्टर एक्स वाई जेड के दादाजी की डेथ हो गई, अब उन्होंने पूरी की पूरी जायदाद मिस्टर एक्स वाई जेड के नाम पे कर दी। ठीक, मिस्टर एक्स वाई जेड बहुत ही ज़्यादा मतलब
बहुत ही बढ़िया आदमी है, रोज़ उनको अल्कोहल लेना है, रोज़ उनको अपना सिगरेट लेना है, इस टाइप के आदमी हैं। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि मैं भाई साहब इंश्योरेंस मुझे दे दो, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ लेकिन मेरे दादाजी की मुझे जायदाद मिली है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि ठीक है भाई साहब, आपको इंश्योरेंस दे तो देते हैं, लेकिन आप ये बताओ कि आप इस साल तो इंश्योरेंस, आप मान लो 1 साल 2 साल 3 साल तो दादाजी की जायदाद से प्रीमियम भर दोगे, लेकिन चौथे साल से प्रीमियम कहाँ से भरोगे, क्योंकि आप तो कुछ काम करते ही नहीं हो। तो ये चीज़ फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में देखी जाती है कि आपकी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। कि फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज योर प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी। इस प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस आपको कितनी मिलेगी। वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस आपकी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मेडिकल अंडरराइटिंग की बात करें, डिटेल में पढ़ते हैं मेडिकल अंडरराइटिंग को। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, बहुत ही ईजी है। आप कितना प्रीमियम भर सकते हो उस हिसाब से आपकी सैलरी क्या है, आपकी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी क्या है, आप क्या जॉब कर रहे हो। बिजनेसमैन के पास स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, कोई सैलरी वाला हो, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, कोई अच्छी एमएनसी कंपनी में, उसके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम रहता है। तो बिजनेसमैन को अंडरराइटिंग थोड़ी सी टफ रहती है, सैलरीड पर्सन को थोड़ी सी स्मूथली अंडरराइटिंग, थोड़ी लीनियंट अंडरराइटिंग की जाती है। ठीक, क्योंकि मालूम है बिजनेसमैन को रेगुलर इनकम नहीं है, सैलरीड को रेगुलर इनकम है। ठीक, तो इस हिसाब से फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की जाती है। अब बात करते हैं मेडिकल अंडरराइटिंग की। अब मेडिकल अंडरराइटिंग में किसी आदमी की मेडिकल हिस्ट्री को पता किया जाता है मेडिकल अंडरराइटिंग में। अब मेडिकल अंडरराइटिंग कब की जाती है? देखो, मेडिकल अंडरराइटिंग तब की जाती है जब हाई सम अश्योर्ड हो, हाई सम अश्योर्ड हो, ठीक, या फिर हाई एज हो, तो मेडिकल अंडरराइटिंग की जाती है। अब मेडिकल अंडरराइटिंग में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? जजमेंट किया जा रहा है या फिर पॉइंट सिस्टम से अगर हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सिस्टम से भी अंडरराइटिंग कर रहे हैं, या फिर जजमेंट सिस्टम से भी अंडरराइटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से मेडिकल फैक्टर हैं जो अंडरराइटिंग डिसीजन को, अंडरराइटर के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 फैक्टर निकल के आते हैं। पहला है फैमिली हिस्ट्री, दूसरा है पर्सनल हिस्ट्री, तीसरा है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, 3 फैक्टर निकल के आते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करूं मैं, अगर मैं फैमिली हिस्ट्री की बात करूं, तो फैमिली हिस्ट्री में पहला पॉइंट, फैमिली हिस्ट्री मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड से आप कैसे हो मेडिकली, नॉट फाइनेंशियली। फाइनेंशियली अंडरराइटिंग हो गई, अब मेडिकल अंडरराइटिंग की बात है। 2 तरीके से अंडरराइटिंग होती है। फाइनेंशियली आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देखी जाती है और आपकी हेल्थ कंडीशन देखी जाती है। इंश्योरेंस में सिर्फ 2 ही चीज़ें देखी जाती हैं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और हेल्थ कंडीशन। तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कर ली हमने, अंडरराइटर ने बोला कि भाई साहब हाँ, आप सैलरी अच्छी है आपकी, आप फिट एंड आप बढ़िया कमा रहे हो, हम इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियली तो हम आपको दे सकते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के हिसाब से। अब हम मेडिकल आपकी देख लेते हैं। तो मेडिकल में पहला पॉइंट क्या देखेगा? फैमिली हिस्ट्री देखेगा। फैमिली हिस्ट्री में भी 3 पॉइंट होते हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटरी डिजीज़, क्या आपके प्रीवियस जनरेशन में कोई डिजीज़ तो नहीं थी? प्रीवियस जनरेशन में हो सकता है किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को कैंसर हो, किसी को टीबी हो, या हेरिडिटरी कोई ऐसी बीमारी हो जो आपको हो सकती है। तो पुरानी हेरिडिटरी डिजीज़ देखी जाती हैं प्रीवियस जनरेशन की।
प्रीवियस जनरेशन में क्या क्या आ सकता है? डायबिटीज़, थायराइड की बीमारी, ठीक, कैंसर। तो ये प्रीवियस जनरेशन की आपकी देखी जाती हैं, ठीक। और भी बहुत सी छोटी मोटी जो भी बीमारी वो सब देखी जाती हैं। तो ये हमारी बात हो गई हेरिडिटरी की, फैमिली हिस्ट्री में देख रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है लॉन्गिविटी ऑफ द फैमिली। लॉन्गिविटी ऑफ द फैमिली मतलब एक कॉलम होता है, प्रपोजल फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें फैमिली हिस्ट्री का एक कॉलम होता है। उसमें यही पूछा जाता है कि भाई आपके घर वालों को, आपकी प्रीवियस जनरेशन में पेरेंट्स को, दादा दादी, नाना नानी को कोई बीमारी तो नहीं थी, ठीक। जनरली उसमें नो लिखते हैं लोग। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपकी फैमिली की एज देखी जाती है, ठीक। अब उसमें अगर कोई बोले कि फादर की एज 40 और 40 में डेथ हो गई, तो रीज़न पूछा जाएगा कि डेथ क्यों हुई। भाई एक्सीडेंटल डेथ हुई तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी बीमारी के कारण डेथ हुई तो आपके सवाल उठाया जा सकता है, ठीक। तो ये देखा जाता है कि आपकी जो एवरेज एज है आपके फैमिली मेम्बर की वो कितनी है, आपकी प्रीवियस जनरेशन की एज कितनी है, कितने ज़्यादा जी रहे हैं। क्योंकि अगर आपके प्रीवियस मेंबर्स ज़्यादा जी रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप भी ज़्यादा जियोगे, क्योंकि आपकी हेरिडिटरी वे कहती कि नॉर्मल एक एवरेज लाइफ आपकी फैमिली की 90 साल है, 80 साल है। आपकी फैमिली की एवरेज लाइफ 80 साल है, तो हाँ आप भी 80 साल, 75, 80, 90 साल आप जियोगे, ठीक। अब बात करते हैं फैमिली का एनवायरनमेंट। फैमिली का एनवायरनमेंट मतलब हाउ फैमिली लिव्स एंड इन विच कंडीशन। फैमिली कैसे रह रही है और कौन सी कंडीशन में रह रही है। कोई फ्लैट में या कोई बंगलो में रहने वाला आदमी जो खूब अच्छे से, जिसके यहाँ पे सैनिटरी सिस्टम लगा हुआ है, सब चीज़ें हैं, सारी सुख सुविधा हैं, उसके मतलब उसको बीमार होने की या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी लगने के चांसेस कम है जिससे डेथ हो, स्लम में रहने वाले आदमी से कंपेयर करने पे। स्लम में रहने वाला आदमी जो है उसको हाई रिस्क और डिजीज़। तो किस कंडीशन में आपकी फैमिली या आप रह रहे हो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। स्लम में रहने वाले आदमी को रिस्क हाई रहेगा, बंगलो और फ्लैट में रहने वाले आदमी को रिस्क कम रहेगा, क्योंकि सैनिटरी कंडीशंस में डिफरेंस आ जाता है, ठीक। अब बात करें, ये तो हो गया फैमिली के बारे में। अब आपसे पूछा जाएगा, प्रपोजल फॉर्म में कस्टमर से पूछा जाता है, ये एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि सही सही बातें पता करे। पर्सनल हिस्ट्री पूछी जाएगी कस्टमर से। पर्सनल हिस्ट्री क्या, पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, पास्ट में कुछ बीमारी तो नहीं है, पास्ट में कुछ आपके साथ मतलब कोई दुर्घटना तो नहीं घटी, आप कहीं विकलांग तो नहीं है, ठीक। ये सब चीज़ें भी पूछी जाएंगी। भाई आजकल देखिए लोगों को चश्मा लगता है, मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, ठीक। अब मैं बोलूँ कि कोई कस्टमर के पास गया मैं और उसको चश्मा नहीं लगा, तो मैं उससे पूछूंगा कि सर आपकी आईसाइट सही है कि नहीं सही है। मुझे दिख रहा है चश्मा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा सर आईसाइट सही है कि नहीं है आपकी, क्योंकि हो सकता है वो कस्टमर ने पहले लेज़र ट्रीटमेंट करवा लिया हो, आईसाइट का लेज़र ट्रीटमेंट करवा लिया हो सकता है, अभी उसकी आईसाइट सही है लेकिन पहले नहीं थी। पर्सनल हिस्ट्री भी पूछनी चाहिए। तो पास्ट इम्पेयरमेंट लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैंसर, पैरालिसिस एट्सेट्रा। कैंसर है किसी को लेकिन अभी ठीक हो गया है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी कि कैंसर सर्वाइवर है, ठीक। किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी हुई थी, जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे अभी रिसेंटली में हेपेटाइटिस हुआ था जिसने मेरे पे लिवर पे इफेक्ट किया था, तो वो मेरे को डाइजेस्टिव, लेकिन अभी मैं फिट एंड फाइन हूँ। तो दिस कम्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी हुई मुझे, तो मुझे ये भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। किसी को बाईपास सर्जरी हुई है किसी की, लेकिन अभी वो फिट एंड फाइन है, तो वो
कार्डियोवास्कुलर डिसीज उसको वो करना पड़ेगा। किसी को माइनर सा अटैक आया हो, कभी 10 साल पहले किसी को माइनर सा अटैक आया होगा, हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन अभी वो फिट एंड फाइन है, लेकिन उसको मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे माइनर सा अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था। तो ये सब चीज़ें पर्सनल हिस्ट्री में आती हैं, ठीक है। फिर बात करें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो बिल्ड, ब्लड प्रेशर, ठीक। बिल्ड मतलब आपका हाइट और वेट, हाइट एंड वेट, बॉडी मास इंडेक्स, दो चीज़ें और होती हैं, जायंटिज्म और डॉर्फिज्म। ग्रेट खली जायंट है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो उसमें वो डॉर्फ भी है ना। तो जायंटिज्म और डॉर्फिज्म, बौनापन और जायंटिज्म मतलब बहुत ही बड़ा आदमी। तो ये दो चीज़ें भी, आपकी बिल्ड कैसी है, आपकी बॉडी बिल्ड कैसी है, ठीक, ये भी इफेक्ट करती है। बात ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ब्लड प्रेशर कैसा है, ये भी इफेक्ट करता है। तो ये मेडिकल अंडरराइटिंग में हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब बैक डेटिंग की बात करते हैं। कॉमन सा टॉपिक है, मेडिकल अंडरराइटिंग से लेना देना नहीं है इसका, लेकिन ये अंडरराइटिंग में आता है, ठीक है। लेकिन अंडरराइटिंग का टॉपिक है तो अंडरराइटिंग में आता है। ये हमारी फैमिली हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, ये हमारी पर्सनल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। तीसरा पॉइंट क्या था, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, तो बिल्ड वाला कंप्लीट हो गया, पर्सनल बिल्ड जो होती है, ठीक है। अब बैक डेटिंग की बात करूं, अगर मैं बैक डेटिंग की अगर मैं बात करूं तो बैक डेटिंग क्या होती है। आज है 2 जुलाई 2023, 2 जुलाई 2023 है, ठीक। मुझे बैकडेट करना है 1 जून 2023 को। क्यों 1 जून 2023 को करना है, क्योंकि मेरा बर्थडे, मुझे उसी दिन प्रीमियम भरनी है और मुझे जब मैच्योरिटी आए तो मुझे 1 जून 2023 को ही मैच्योरिटी चाहिए। समझ रहे हैं आप, 1 जून 2023 को ही मेरे को मैच्योरिटी, 1 जून जब भी आगे 10 साल बाद 15 साल बाद जब भी मैच्योरिटी आए तो मुझे 1 जून को ही मैच्योरिटी चाहिए। मेरा 50वां बर्थडे 20 साल बाद, तो मुझे चाहिए कि मेरे को 50th बर्थडे पे मेरे पास इतना कैश होना चाहिए, जो मैच्योरिटी 1 जून को मेरी मैच्योरिटी आई वो इतना होना चाहिए कि भाई साहब मैं 50वां अपनी बर्थडे एकदम शान और शौकत से क्रूज़ शिप में मनाऊँ। तो मैंने उस हिसाब से बैक डेटिंग करवा ली, ठीक। तो ये भी होता है। दूसरा रीज़न क्या है, तो ये कि स्पेशल डेट हो गई मेरी, स्पेशल डेट वाला मैंने कॉलम, स्पेशल डेट वाला मैंने पॉइंट कवर कर लिया बैक डेटिंग का, कि भाई बैक डेटिंग क्यों करवाते हैं। आगे फ्यूचर में हम नहीं डेट ले सकते, पीछे डेट ले सकते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट आता है गेटिंग अ लोअर प्रीमियम बेस्ड ऑन एज। किसी की 55 साल एज है, अब देखा गया कि 54 से, या फिर बात करूँ 44 से 45 एज में जाने पे प्रीमियम काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 साल पहले चले जाऊँगा। मतलब अभी क्या है, मैं अपने पुराना बर्थडे पे देखूंगा, मैं पिछले साल से अपनी बैक डेटिंग करवा लूँगा। तो क्या होगा, मेरी एज 44 हो जाएगी और 44 के हिसाब से मैं प्रपोजल सबमिट करूँगा। तो उससे क्या होगा, मेरा प्रीमियम जो है कम आएगा, ठीक। आप सेम फाइनेंशियल ईयर में बैक डेटिंग करवा सकते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में बैक डेटिंग नहीं होती है। बैक डेटिंग कैन ओनली बी डन इन सेम फाइनेंशियल ईयर में बैक डेटिंग होती है, ठीक है। तो लोअर प्रीमियम एज के हिसाब से, लोअर प्रीमियम अभी 55 का हूँ तो मुझे 54 में जाने के लिए मैं बैक डेटिंग कर दूंगा, तो मेरी 54 एज आ जाएगी, मुझे प्रीमियम कम देना पड़ेगा। 45 को 44 आ जाएगी तो प्रीमियम कम देना पड़ेगा। तो कम प्रीमियम के लिए हम भी मैं बैक डेटिंग करवा सकता हूँ। सेट द टाइमिंग ऑफ पेमेंट, सेट द टाइमिंग ऑफ पेमेंट। मान लो मुझे मंथली प्रीमियम भरना है,
और मेरी सैलरी आती है 10 तारीख को, 10th ऑफ एवरी मंथ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने 20 तारीख को एप्लीकेशन डाली है, या तो मैं जाऊँ और 10 तारीख को ये एप्लीकेशन डालूँ जाके कि भाई मेरी सैलरी आज ही आई है, तुम आज ही एप्लीकेशन ले लो। एजेंट को बुलाओ और एजेंट से बोलो तुम आज ही एप्लीकेशन ले लो और मुझे आज के पॉलिसी नंबर करके दो। ये कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, 90% केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 20-22 तारीख को भी, 25 तारीख को भी अगर मैं प्रपोजल अपना सबमिट करता हूँ, एप्लीकेशन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ इंश्योरेंस के लिए, तो मैं एजेंट को ये बोलूँगा कि भाई मेरी सैलरी आती है 10 तारीख को, ठीक है, मैं 10 तारीख को प्रीमियम अपनी भरना चाहता हूँ। तो ऐसा करो, तुम मेरी 10 तारीख को बैकडेटिंग कर दो कि भाई मेरी सैलरी आई और मैं तुरंत प्रीमियम भर दूँ अपनी। तुम 10 तारीख को मेरी बैकडेटिंग कर दो। तो मैं क्या करूँगा, टाइमिंग, पेमेंट की टाइमिंग को मैंने सेट कर दिया कि जैसी सैलरी है वैसा मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम चला गया, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट ये देखें, टाइमिंग ऑफ पेमेंट हो गया। आखिरी पॉइंट देखें तो अर्ली मैच्योरिटी ऑफ क्लेम। अर्ली मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, एग्जाम्पल देता हूँ। मिस्टर ए हैं, ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने क्या बोला, मिस्टर ए की एज है 41 एज है, 60 पे उनको मैच्योरिटी चाहिए। एज 60 पे उनको मैच्योरिटी चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, भाई अगर 41 एज है और अगर वो 20 ईयर्स का प्लान लेते हैं, 20 ईयर्स का प्लान लेते हैं तो उनको मैच्योरिटी 61 एज में मिलेगी। 61 एज में मिलेगी। मिस्टर ए ने बोला कि 41 एज है तो मैं इसको बैकडेटिंग करता हूँ तो मेरी एज हो जाएगी 40, तो मुझे 60 एज पे मिल जाएगी, मतलब मैच्योरिटी थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, करेक्ट है। तो यही देखा जा सकता है कि भाई मैच्योरिटी अगर हमको जल्दी चाहिए तो हम बैकडेटिंग कर देते हैं, पे पीछे जाएंगे तो 1 साल पहले ही मैच्योरिटी मिलेगी, ये सिंपल सी बात है। तो अर्ली मैच्योरिटी क्लेम भी हम ले सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करें बैकडेटिंग करेंगे तो क्या होगा। मान लो 1 साल पहले बैकडेटिंग करी, तो अगर अभी आज की तारीख है 2 जुलाई 2023 और मैंने बैकडेटिंग करी है 1 अप्रैल 2023, तो अप्रैल मई जून, ठीक, अप्रैल मई जून 3 महीने की हमको प्रीमियम भरनी पड़ेगी। प्रीमियम ऑफ 3 months have to be paid, और 2 जुलाई से हमारी जो प्रीमियम है वो चालू हो जाएगी, मतलब पीछे की 3 प्रीमियम का भी हमको भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से बैकडेटिंग होती है, ठीक है। आज के लिए, आज इस सेशन में इतना ही है। PDF मिल जाएगी आपको, ये नीचे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ आप क्विज भी दें। आज के दिन सिर्फ ये अंडरराइटिंग वाला सेशन हमको पढ़ना है, सिर्फ अंडरराइटिंग वाला सेशन ही हमको पढ़ना रहेगा, 1 सवा घंटे का रहेगा, तो सिर्फ हम इतना ही करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।